शहर का शोर और भागदौड़ आर्यन के लिए रोजमर्रा की बात थी। आर्यन, जो अपनी तेज बुद्धि और अनसुलझे मामलों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था, आज सुबह अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। तभी उसके डेस्क पर एक पुराना, बिना डाक टिकट वाला लिफाफा पड़ा मिला। ये देखकर वो हैरान हुआ, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई आया नहीं था। उसने उत्सुकता से लिफाफा खोला। अंदर एक टाइप किया हुआ खत था, जिस पर कोई नाम नहीं था। प्रिय आर्यन, अगर आप सच में मानते हैं कि कोई रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं हो सकता, तो शिमला की शांति कुटीर आपका इंतजार कर रही है। वहां एक 30 साल पुराना झूठ है, जिसे महान कलाकार विक्रम की खामोशी ने छिपा रखा है। विक्रम लापता नहीं हुआ, उसे खत्म किया गया। सच को बाहर लाओ। आपका शुभचिंतक। आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। विक्रम का मामला? ये एक हाई प्रोफाइल केस था, जो 3 दशक पहले बिना किसी सुराग के बंद हो गया था। पुलिस ने इसे लापता व्यक्ति का मामला मानकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन ये खत कह रहा था कि ये एक हत्या थी। आर्यन ने बिना किसी को बताए तुरंत शिमला के लिए ट्रेन पकड़ ली। 2 दिन बाद वो शिमला की घुमावदार सड़कों पर टैक्सी में था। जैसे ही वे शहर की भीड़ से दूर होते गए, मौसम ठंडा और सड़कें सुनसान होती गईं। गाड़ी एक ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरे रास्ते पर रुकी। सामने धुंध में लिपटी शांति कुटीर खड़ी थी। ये एक विशाल पुरानी लकड़ी की हवेली थी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जम चुकी थी। ये जगह शांति से ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, साहब, ये हवेली सालों से बंद है। लोग कहते हैं यहां कुछ ठीक नहीं है। आर्यन को पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने हवेली के भारी लोहे के गेट पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम दयाराम था, बाहर आया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। आप आर्यन साहब हैं? मुझे पता था कि आप आएंगे, दयाराम ने धीमी आवाज में कहा। वो हवेली का पुराना केयरटेकर था। आर्यन ने पूछा, विक्रम कहाँ है दयाराम जी, और ये गुमनाम खत किसने भेजा? दयाराम ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। विक्रम साहब तो 30 साल पहले गायब हो गए, और वो खत तो एक चेतावनी है। मैं आपको अंदर ले चलता हूं, लेकिन याद रखिएगा, ये हवेली राजों को दबाकर रखती है। दयाराम ने एक भारी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर पुरानी लकड़ी और नमी की तेज गंध थी। दयाराम आर्यन को सीधा हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले गया, जो विक्रम का स्टूडियो था। कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज तुरंत ध्यान खींचती थी। एक बड़ा कैनवस स्टैंड कमरे के बीचों बीच रखा था। उस पर एक विशाल अधूरी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक तूफानी रात का दृश्य था, जो अधूरा होने के बावजूद बहुत शक्तिशाली लग रहा था। लेकिन पेंटिंग के निचले कोने में बाकी कैनवस से अलग एक गहरा लाल धब्बा था। ये धब्बा कैनवस पर किसी खून के निशान जैसा लग रहा था। ये क्या है? आर्यन ने उस धब्बे को छूते हुए पूछा। दयाराम ने कांपते हुए जवाब दिया, ये उनके अदृश्य हस्ताक्षर का पहला संकेत है। विक्रम साहब कहते थे कि उनकी कला में उनका सबसे बड़ा सच छिपा होगा। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अदृश्य हस्ताक्षर, एक अधूरा रहस्य, एक गुमनाम खत और पेंटिंग पर लाल धब्बा। मामला जैसा सोचा था, उससे कहीं गहरा था। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और पहले पन्ने पर लिखा, विक्रम की पेंटिंग पर लाल धब्बा, इसका मतलब क्या है? आर्यन ने लाल धब्बे वाली अधूरी पेंटिंग को ध्यान से देखा। स्टूडियो में धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन इस कैनवस के आसपास की हवा कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे ये जगह सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। दयाराम जी, आर्यन ने केयरटेकर से पूछा, ये पेंटिंग विक्रम जी कब बना रहे थे? क्या किसी ने उन्हें इसे पूरा करते हुए देखा था? दयाराम ने एक गहरी सांस ली। साहब, ये उनकी आखिरी पेंटिंग थी। जिस रात वे लापता हुए, ये ऐसे ही स्टैंड पर रखी मिली थी। पेंट भी अभी गीला नहीं है, लेकिन उस रात ये ताज़ा था। उस लाल धब्बे के बारे में विक्रम साहब बहुत अजीब थे। वे कहते थे कि कलाकार की कला में उसका दिल धड़कता है, और उसका सच उसके हस्ताक्षर में। अदृश्य हस्ताक्षर? आर्यन ने दोहराया, अपनी नोटबुक में नोट करते हुए। हाँ, दयाराम ने धीमी आवाज में कहा, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि अगर कभी उन्हें खतरा महसूस हुआ, तो वो अपना अंतिम संदेश एक खास तरीके से पेंटिंग में छोड़ेंगे।
ये एक ऐसा रासायनिक हस्ताक्षर होगा जो साधारण आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन खास रोशनी में ही सामने आएगा। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप उस रसायन या खास रोशनी के बारे में कुछ जानते हैं? दयाराम ने सिर हिला दिया। नहीं साहब, बस इतना पता है कि वो कुछ ऐसा था जो केवल विक्रम साहब को ही पता था। लेकिन ये लाल धब्बा, ये उनकी कोई छिपाई हुई वस्तु हो सकती है, न कि सिर्फ पेंट। आर्यन ने पेंटिंग की जांच करने के बाद कमरे के फर्श पर ध्यान केंद्रित किया। धूल की परत में कैनवस स्टैंड के ठीक पीछे लकड़ी के फर्श पर एक फीका गोलाकार निशान था। उसने टॉर्च जलाई और पास जाकर देखा। यह निशान ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई भारी गोल चीज लंबे समय तक रखी गई थी। दयाराम जी, क्या यहां पहले कोई और सामान था? हाँ साहब, एक बड़ी पुरानी मूर्ति थी, गणेश जी की। विक्रम साहब उसे बहुत मानते थे। वो यहीं स्टैंड के पीछे जमीन पर रखी रहती थी। और वो मूर्ति अब कहाँ है? दयाराम ने असमंजस में कहा। जब पुलिस आई थी तब शायद उन्होंने उसे नीचे स्टोर रूम में रखवा दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं। आर्यन को लगा कि वो मूर्ति और उसके नीचे का निशान किसी छिपे हुए दरवाजे या संदूक की ओर इशारा कर रहा है। आर्यन ने फिर से अधूरी पेंटिंग को देखा, खासकर उस लाल धब्बे को। ये सिर्फ एक रंग का धब्बा नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया इशारा था। अगर ये अदृश्य हस्ताक्षर किसी खास रोशनी में ही दिख सकता है, तो लाल रंग का उपयोग क्यों किया गया? आर्यन ने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, लाल धब्बा, क्या ये खतरे का रंग है या किसी कीमती चीज का? गोलाकार निशान, क्या ये मूर्ति के नीचे कोई गुप्त रास्ता है? अदृश्य हस्ताक्षर, क्या विक्रम ने अपने कातिल का नाम लिख दिया था? उसने दयाराम से पूछा, विक्रम जी अपनी कला में सबसे ज्यादा किस रंग का इस्तेमाल करते थे? और क्या कोई ऐसी खास चीज थी जो उन्हें बहुत प्यारी थी? दयाराम की आंखें कुछ याद करके चमक उठीं। विक्रम साहब को नीले रंग से बहुत लगाव था, और हाँ, उन्हें नीलम यानी सफ़ायर बहुत पसंद था। वे हमेशा कहते थे कि एक नीलम में पूरी दुनिया का रहस्य समा होता है। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लाल धब्बा, नीलम का संकेत, ये कनेक्शन उसके दिमाग में एक नई रोशनी लेकर आया। अब उसे ये पता लगाना था कि ये नीलम कहाँ है और इसका विक्रम की हत्या से क्या संबंध है। लाल धब्बे को नीलम से जोड़ने के बाद आर्यन को गणेश जी की मूर्ति और तहखाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। दयाराम ने उसे एक पुरानी लालटेन दी और दगमगाते कदमों से तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। साहब, स्टोर रूम नीचे ही है, पर वहां बहुत अंधेरा है और मैं 30 साल से नीचे नहीं गया। आर्यन ने दयाराम को ऊपर रुकने को कहा और अंधेरे तहखाने में उतर गया। सीढ़ियां छरमरा रही थी। नीचे हवा ठंडी, भारी और घुटन भरी थी। तहखाना पुराने फर्नीचर, टूटे हुए कैनवस और अनगिनत कबाड़ से भरा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में आर्यन ने कोने में रखी हुई गणेश जी की बड़ी पत्थर की मूर्ति को पहचान लिया। मूर्ति भारी थी और सालों से उसी जगह पर रखी हुई थी। आर्यन ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर धूल थी, लेकिन मूर्ति के निचले आधार यानी बेस पर धूल कम थी, जैसे उसे हाल ही ने कहीं ले जाया गया हो। आर्यन ने मूर्ति को थोड़ा खिसकाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। हार मानकर उसने टॉर्च की रोशनी मूर्ति के ऊपर डाली। तभी उसने देखा कि मूर्ति के पीछे जमीन से कुछ ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा है। उसने संदूक खोला। उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी के। ये स्पष्ट रूप से विक्रम की डायरी थी। आर्यन वहीं बैठकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। अधिकांश पन्ने कला, रंग और विचारों से भरे हुए थे, लेकिन बीच में उसने एक एंट्री पकड़ी जो लापता होने की तारीख के आसपास की थी। डायरी में लिखा था, आज रात मैंने हस्ताक्षर पूरा कर दिया। अब मेरा सच कला के भीतर सुरक्षित है। A7 B9, वे लोग नीरम के पीछे हैं। उन्हें पता नहीं कि लाल हमेशा नीला होता है। कमरा X5, अगर मैं सुबह तक नहीं मिला तो यही कोड मेरी आखिरी आवाज होगा। आर्यन ने कोड को नोटबुक में लिखा, A7 B9। ये साफ तौर पर गुप्त संदेश थे। A7 और B9 ये शायद हवेली के किसी कमरे या किसी चीज की लोकेशन हो सकती है। X5, तहखाने में सिर्फ यही एक बड़ा खुला कमरा था, तो ये कमरा X5 क्या है? एक छिपा हुआ कमरा? आर्यन तहखाने की खोज में इतना व्यस्त था कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। जब वो डायरी बंद करके ऊपर आया तो हवेली में रात का गहरा सन्नाटा पसर चुका था। बाहर घना कोहरा छा गया था। तभी ऊपर के फर्श से हल्की चरमराने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। आर्यन ने फौरन टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में खड़ा हो गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। अगर ये दयाराम होता तो वो उसे आवाज देता।
इसका मतलब हवेली में कोई और भी था, कोई जो नहीं चाहता था कि आर्यन इस रहस्य को सुलझाए। आवाजें स्टूडियो वाले कमरे के पास से आ रही थी। क्या वो व्यक्ति पेंटिंग और डायरी की तलाश में आया था? आर्यन को लगा कि वो अब अकेला नहीं रहा। वो उसी रहस्य को जगा चुका है जिसे 30 साल तक सुला दिया गया था। रात के खौफनाक साए के बाद आर्यन सुबह जल्दी उठा। स्टूडियो में कोई नहीं था और फर्श पर धूल की परत वैसी ही थी। आर्यन समझ गया, पिछली रात जो कोई भी आया था वो दबे पांव आया था और बाहर से ताला लगा होने के कारण अंदर नहीं जा पाया। ये दिखाता था कि हत्यारा या उसका साथी अभी भी शिमला में है और इस हवेली पर नजर रखे हुए है। उसने दयाराम से हवेली का एक पुराना नक्शा मांगा ताकि कमरा X5 का पता लगा सके। दयाराम ने बताया कि विक्रम ने खुद हवेली के कुछ हिस्से बदवा दिए थे और नक्शा अब शायद किसी सुरक्षित जगह पर होगा जिसका पता सिर्फ विक्रम के भाई को है। आर्यन ने शिमला में विक्रम के भाई राजीव से मिलने का फैसला किया। राजीव एक छोटे से आर्ट गैलरी के मालिक थे और एक जमाने में विक्रम के सबसे करीब थे। राजीव का चेहरा तनाव और डर से भरा हुआ था। आर्यन को देखते ही वो घबरा गए। "आ- आप आ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आर्यन? ये मामला 30 साल पहले बंद हो चुका है," राजीव ने कांपते हुए कहा। "नहीं, ये झूठ है। मेरे भाई ने खुद हमें छोड़ दिया था। कृपया आप ये सब क्यों खोद रहे हैं? इसे रहने दें, कुछ सच दफन रहे तो ही अच्छा है।" आर्यन ने देखा कि राजीव किसी गहरे डर या अपराध बोध में जी रहे थे। "क्या आप नीलम के बारे में कुछ जानते हैं? या कमरा X5 के बारे में? आपकी भाभी, विक्रम की पत्नी, उनकी मौत भी तो संदिग्ध थी ना?" राजीव कुर्सी पर लगभग गिर पड़े। "मेरी भाभी? हाँ, वो एक एक्सीडेंट था। और नीलम, वो विक्रम का प्यार था, एक बेशकीमती नीलम। वो उसे हमेशा अपने पास रखते थे, अपनी कला को बचाने के लिए। लेकिन जब वो गायब हुए तो नीलम भी गायब हो गया," राजीव ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। "हम सब उस नीलम के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। विक्रम के अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, लालच बहुत था। अब मैं और बात नहीं करना चाहता, कृपया चले जाइए।" राजीव ने साफ मना कर दिया कि उनके पास कोई नक्शा नहीं है और उन्हें कोड A7B9 का कोई अर्थ नहीं पता। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने आर्यन को यकीन दिला दिया कि नीलम ही इस रहस्य की चाबी है और ये मामला परिवार के लालच से जुड़ा हुआ है। निराश होकर आर्यन वापस हवेली पहुंचा। उसने फिर से डायरी में लिखे कोड को देखा, A7B9। ए और बी क्या हो सकते हैं? वो हवेली के अंदर टहलने लगा। ए, आर्ट यानी कला। बी यानी बुक शेल्फ। वो लाइब्रेरी में गया। उसने हर शेल्फ को ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी किताबों की अलमारी पर पड़ी। उसने अंदाजा लगाया। ए, अलमारी का पहला कॉलम। 7, 7वीं शेल्फ। 7वीं शेल्फ पर 7वीं किताब के पीछे उसने एक छिपा हुआ बटन देखा। जैसे ही उसने बटन दबाया, बगल की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुला। ये कमरा X5 नहीं था, बल्कि एक छोटा गैलरी नुमा रास्ता था। इस रास्ते के अंत में एक और दरवाजा था, जिस पर एक छोटा सा अक्षर खुदा हुआ था, N। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आई। N यानी नीलम। आर्यन ने कोड A7B9 को सुलझा लिया था और अब वो लाइब्रेरी की दीवार के पीछे बने संकरे गैलरी नुमा रास्ते में खड़ा था। इस रास्ते के अंत में एक और दरवाजा था, जिस पर अक्षर N खुदा था। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया। ये एक छोटा सा भंडार कक्ष था। विक्रम के कुछ पुराने नक्शे, अप्रकाशित रेखाचित्र और पेंटिंग के उपकरण यहाँ जमा थे। विक्रम ने डायरी में लिखा था कि लाल हमेशा नीला होता है। इसका मतलब था कि पेंटिंग पर बना लाल धब्बा सिर्फ एक संकेत था और वो संकेत नीलम की ओर इशारा कर रहा था। आर्यन ने कमरे की हर चीज को ध्यान से देखा। उसकी नजर एक बड़ी पुरानी पेंटिंग पर पड़ी जो दीवार से सटी रखी थी। ये पेंटिंग किसी पहाड़ी दृश्य की थी और पूरी तरह से सूखी हुई थी। आर्यन ने पेंटिंग को दीवार से हटाया। पेंटिंग जिस जगह रखी थी, उस दीवार पर प्लास्टर थोड़ा टूटा हुआ था। उसने उस टूटे हुए हिस्से को और कुरेदा। थोड़ी ही देर में प्लास्टर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और उसके पीछे दीवार के अंदर बने एक छोटे से ताक में एक मखमली डिब्बा रखा था। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से डिब्बा खोला और अंदर अंधेरे में भी एक विशाल गहरा नीला नीलम चमक रहा था। ये नीलम इतना खूबसूरत था कि इसकी चमक आर्यन को 30 साल पुराने लालच और हत्या की कहानी सुना रही थी। याद रखें, विक्रम की डायरी में लिखा था कि नीलम के लिए परिवार में लड़ाई थी।
ये नीलम अब हत्यारे के लिए सबसे बड़ा सुराग बन चुका था। जैसे ही आर्यन ने नीलम को अपने हाथ में लिया, दरवाजा जोर से खुला। पीछे मुड़ने से पहले एक भारी साया उस पर टूट पड़ा। हमला इतना अचानक था कि आर्यन को संभलने का मौका नहीं मिला। वो गिर पड़ा और नीलम उसके हाथ से छूटकर पत्थर के फर्श पर लुढ़क गया। हमलावर, जिसकी शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी, ने फौरन फर्श पर गिरे नीलम को लपक लिया। वो व्यक्ति तेज सांसों के साथ हाँफ रहा था और उसकी चाल से लग रहा था कि वो जानता था कि नीलम कहाँ मिलेगा। आर्यन ने तुरंत हमलावर के पैर पकड़े। दोनों में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। हमलावर ने मौका पाकर आर्यन के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया और तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। आर्यन के सिर से खून बहने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैलरीनुमा रास्ते से होते हुए वो लाइब्रेरी में पहुंचा। हमलावर भाग चुका था। आर्यन ने जोर से आवाज दी, दयाराम जी। दयाराम भागता हुआ आया। आर्यन को जख्मी देखकर वो घबरा गया। साहब, ये क्या हुआ? कोई कोई यहीं था। उसे पता था कि नीलम कहाँ है, वो ले गया। आर्यन ने जमीन पर गिरी हुई एक छोटी सी नुकीली चीज उठाई। ये हमलावर की जैकेट का टूटा हुआ हुक था। आर्यन ने दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश की। नीलम भले ही चला गया हो, लेकिन अब उसके पास हत्यारे का पहला भौतिक सुराग था। जिसने भी हमला किया वो विक्रम के कोड को जानता था और उसे नीलम चाहिए था। आर्यन ने दयाराम की मदद से अपने सिर पर पट्टी बढ़वाई। वो जानता था कि हमलावर को पता चल गया था कि आर्यन नीलम तक पहुंच गया है। उसने अपने मुट्ठी में टूटा हुआ हुक कसकर पकड़ा। दयाराम जी, ये हुक किसी महंगी आधुनिक जैकेट का है। ये किसी पुराने केयरटेकर या गरीब आदमी का नहीं हो सकता। ये कोई है जो शहर में रहता है और विक्रम के परिवार के करीब है। दयाराम का चेहरा पीला पड़ गया। परिवार? साहब, मैंने आपको बताया था कि वे सब नीलम के पीछे थे। शायद विक्रम के भाई बहनों में से कोई यहां आया था। आर्यन को हवेली में रात के खौफ और हमलावर की तेज चाल याद आई। ये व्यक्ति किसी युवा या मध्यम आयु वर्ग का था, बूढ़ा नहीं। आर्यन को याद आया कि डायरी में एक कोड अभी भी बाकी था, A7B9। उसने B9 पर ध्यान केंद्रित किया। B शायद बुकशेल्फ नहीं था। A अलमारी का छिपा हुआ रास्ता। B शायद बेड, बिस्तर। वो हवेली के बेडरूम्स की तरफ गया। बेडरूम नंबर 1, 2, 3। आर्यन ने हर कमरे की जांच की। फिर उसकी नज़र बेडरूम नंबर 9 पर पड़ी। ये कमरा शायद मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। उसने ध्यान से देखा। ये साफ सुथरा था, जैसे इसे नियमित रूप से कोई इस्तेमाल करता हो। उसने कमरे के कोने में एक रखे छोटे बिस्तर को खिसकाया। वहां कुछ नहीं था। उसने निराश होकर वापस बिस्तर को धकेलना चाहा, पर वो आसानी से नहीं खिसका। उसने बिस्तर के गद्दे को हटाया। बिस्तर के लकड़ी के फ्रेम पर उसने एक गुलाब का फूल उकेरा हुआ देखा। ये गुलाब का फूल एक बटन था। जैसे ही उसने बटन दबाया, बिस्तर के नीचे फर्श का एक टुकड़ा ऊपर की ओर उठ गया। ये निश्चित रूप से कमरा X5 था। आर्यन ने दयाराम को ऊपर रहने को कहा और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। ये कमरा बहुत छोटा था। इसमें हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये साफ संकेत था कि विक्रम ने इसे अपनी सबसे बड़ी बात को छुपाने के लिए बनाया था। कमरे के बीच में एक छोटी मेज थी जिस पर 2 चीजें रखी थीं, विक्रम के अंतिम नोट्स का एक बंडल और एक पुरानी एनालॉग टेप रिकॉर्डर। नोट्स में लिखा था कि वो परिवार के विश्वासघात से तंग आ चुका है। नीलम की वजह से उसके भाइयों और बहनों में लालच आ गया था और वे उसे मारकर नीलम हथियाना चाहते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रम ने लिखा था कि उन्होंने अपने अदृश्य हस्ताक्षर को एक खास कैनवस पर बना दिया है और हत्यारे का नाम उसमें छिपा है। आर्यन ने तुरंत टेप रिकॉर्डर ऑन किया। कमरे में विक्रम की 30 साल पुरानी कांपती हुई आवाज गूंजी। विक्रम की आवाज, वे लोग आ रहे हैं। नीलम अब यहां नहीं है। मैंने इसे छिपा दिया है, लेकिन मेरा सच वह इस टेप में और मेरे अदृश्य हस्ताक्षर में है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो जाओ शांति कुटीर के पीछे वाली पहाड़ी पर। वहां मेरा सबसे पहला कैनवस रखा है, जिस पर मैंने पहली बार वह रसायन लगाया था। उस पर नाम है
तभी टेप रिकॉर्डर में चीखने की आवाज आई और टेप कट गई। आर्यन को समझ आ गया, टेप में नाम आने से पहले ही हमलावर वहां आ गया था और विक्रम को मार दिया गया था। विक्रम की रिकॉर्डिंग में सुनी गई चीख और कातिल के नाम से ठीक पहले टेप का कट जाना आर्यन को हिला गया। अब उसके पास सिर्फ एक सुराग बचा था। शांति कुटीर के पीछे वाली पहाड़ी पर मेरा सबसे पहला कैनवस रखा है। आर्यन ने दयाराम को कमरा X5 के बारे में बताया और उसे दरवाजे पर नजर रखने को कहा। सूर्योदय हो चुका था। आर्यन हवेली के पीछे घने देवदार के जंगल की ओर बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ाई मुश्किल थी। जंगल 30 सालों से अछूता था और रास्ता लगभग गायब हो चुका था। करीब 1 घंटे की खोज के बाद आर्यन ने पेड़ों के बीच एक पत्थर की छोटी गुफा देखी। गुफा में हल्की रोशनी थी। वहां धूल से सना हुआ एक सादा छोटा कैनवस रखा था। यह विक्रम का सबसे पहला कैनवस था जिस पर उन्होंने शायद अपनी कला की शुरुआत की थी। कैनवस के पास एक छोटी टीन की डिब्बी और एक रूसी भाषा की किताब रखी थी। डिब्बी के अंदर एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव था। आर्यन को याद आया कि विक्रम ने डायरी में रासायनिक हस्ताक्षर का जिक्र किया था। यह रसायन उसी द्रव का हो सकता था। रूसी किताब का पन्ना खुला हुआ था और उस पर रासायनिक फॉर्मूले लिखे थे, जिनके नीचे विक्रम ने हिंदी में नोट किया था, अदृश्य हस्ताक्षर के लिए सही घोल। आर्यन को पता चल गया कि इस पारदर्शी घोल की मदद से ही अदृश्य हस्ताक्षर सामने आएगा। आर्यन तुरंत हवेली लौटा। उसके पास अब हत्यारे का नाम जानने के लिए जरूरी रसायन था। उसने उस अधूरी पेंटिंग को उठाया जिसमें लाल धब्बा था, लेकिन उसने सोचा कि टेप रिकॉर्डर में विक्रम ने कहा था कि उन्होंने रसायन सबसे पहले कैनवस पर इस्तेमाल किया था। आर्यन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। यह रसायन केवल एक बार ही नहीं बल्कि उस कैनवस पर भी इस्तेमाल किया गया होगा जिस पर असली रहस्य छिपा है, यानी उस पेंटिंग के नीचे जो एन दरवाजे के पीछे व्याल में दीवार पर टंगी थी। उसने फौरन एन दरवाजे के पीछे जाकर उस पुरानी पहाड़ी दृश्य वाली पेंटिंग को निकाला जिसके नीचे नीलम छिपा था। उसने पेंटिंग को स्टूडियो में मेज पर लिटा दिया। अब वह सच्चाई से बस एक कदम दूर था। आर्यन ने स्टूडियो में मेज पर पुरानी पहाड़ी दृश्य वाली पेंटिंग रखी। उसने टीन के डिब्बे में रखे पारदर्शी घोल को निकाला। यह घोल हल्का गाढ़ा था और इसकी कोई खास महक नहीं थी। वह जानता था कि उसे यह घोल पूरे कैनवस पर नहीं लगाना है। यह हस्ताक्षर विक्रम ने बहुत सावधानी से छिपाया होगा। आर्यन ने ध्यान से पेंटिंग के निचले किनारे को देखा। पेंट की एक परत वहां थोड़ी सी पतली लग रही थी। उसने एक छोटा सा ब्रश लिया, उसे घोल में डुबोया और धीरे धीरे उस पतली परत वाले हिस्से पर लगाना शुरू किया। जैसे ही तरल पदार्थ सूखने लगा, चमत्कार हुआ। वह जगह जहां घोल लगाया गया था वहां धीरे धीरे एक अजीब सी नीली आभा चमकने लगी, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखा हो। कुछ ही सेकंड में अक्षर उभर आए। वह कोई हस्ताक्षर नहीं था बल्कि 2 अक्षर थे, बड़े और साफ, RJ। आर्यन स्तब्ध रह गया। ये अक्षर किसी नाम के पहले अक्षर थे और ये नाम निश्चित रूप से हत्यारे का था। आर्यन ने फौरन उन 2 अक्षरों को अपने दिमाग में मौजूद विक्रम के परिवार के सदस्यों से मिलाना शुरू किया। R, राजीव, जो विक्रम का डरपोक भाई था, रमेश, जो एक दूर का चचेरा भाई था, J, जयंत, जो विक्रम का साला, या जया, जो विक्रम की बहन थी। राजीव ने तो आर्यन से डरकर बात करना भी बंद कर दिया था। क्या डर का कारण अपराध बोध था? आर्यन को याद आया कि राजीव अर्थात RJ ही वह व्यक्ति था जो नीलम के बारे में सबसे ज्यादा जानता था और जिसने हवेली के नक्शे से जुड़ा होने के बावजूद अनजान बनने की कोशिश की थी। नीलम का खोना, हमलावर की मेहंदी जैकेट का हुक और अब ये RJ का रहस्यमय हस्ताक्षर, सभी कड़ियां जुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। अब जबकि नीलम जा चुका था और हमलावर संभवतः RJ अभी भी आसपास था, तो आर्यन को सतर्क रहना था। उसने तुरंत उस हस्ताक्षरित कैनवस की तस्वीरें अपने फोन में खींच लीं। साथ ही उसने फर्श पर पड़े हुक को और विक्रम की डायरी को अपने साथ रखने के लिए अपने बैग में सुरक्षित कर लिया। उसने कमरा X5 में जाकर टेप रिकॉर्डर को भी अपने पास रख लिया। टेप पर चीखने की आवाज एक और भौतिक सबूत था। आर्यन ने हवेली से बाहर निकलने का मन बना लिया। अब उसे कातिल को पकड़ना नहीं था बल्कि उसे सबूतों के साथ उसका सामना करना था। आर्यन सीधा शिमला की भीड़भाड़ वाली आर्ट गैलरी पहुंचा जहां राजीव अर्थात RJ अपनी कला बेचते थे। गैलरी शांत थी। राजीव, जो अभी भी तनाव में थे, आर्यन को देखकर चौंक गए। आप फिर यहां? मैंने कहा कि मुझे अकेले छोड़ दें। अब अकेले छोड़ने का समय नहीं रहा राजीव जी।
आर्यन ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, मुझे आरजे मिल गया है। ये अदृश्य हस्ताक्षर है जो विक्रम का अंतिम संदेश है। राजीव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने घबराकर आर्यन को एक कोने में खींचा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो डरता था उससे। डर या अपराध बोध? आर्यन ने राजीव की आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने शांति कुटीर की तलाशी ली है। मुझे आपकी जैकेट का टूटा हुआ हुक मिला जो नीलम चोरी करते समय टूट गया था। मुझे विक्रम की डायरी मिली और मुझे कमरा X5 भी मिला। और सबसे जरूरी, मुझे वो कैनवस मिला जिस पर विक्रम ने RJ लिखा था। राजीव कांपने लगे। उनका बचाव कमजोर पड़ने लगा। तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन ने धीरे से अपना फोन निकाला और RJ लिखी हुई अदृश्य हस्ताक्षर की तस्वीर उन्हें दिखाई। विक्रम ने मरने से ठीक पहले आपको बेनकाब कर दिया था राजीव जी। आपने लालच में आकर अपने भाई को मार डाला ताकि आप बेशकीमती नीलम को पा सकें जिसके बारे में आप सभी झगड़ते थे। और हां, उस रात हवेली में नीलम चुराने आप ही आए थे। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गए। हाँ, मैंने किया। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सिर्फ धक्का दिया था। हम नीलम के लिए लड़ रहे थे। वह मुझे और जया को एक एक हिस्सा देने से मना कर रहा था। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। सिर जोर से लगा और राजीव ने हाँफते हुए आगे कहा, मैंने सोचा वो सिर्फ घायल है। मैं डर गया और नीलम लेकर भाग गया। जब अगले दिन मैं लौटा तो उसने वह टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। मैंने टेप को तोड़ दिया और फिर मैं डर गया कि कहीं वो बच ना जाए, तो मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और ये कहानी बना दी कि वह लापता हो गया। आर्यन ने शांति से सिर हिलाया। 30 साल पुराना रहस्य अब खुल चुका था। राजीव ने अपने भाई की हत्या लालच और विश्वासघात की आग में की थी और फिर डर के मारे उसे दबा दिया था। आर्यन ने पुलिस को बुलाया। राजीव ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। नीलम, जिसे राजीव ने अपनी गैलरी के सेफ में छिपा रखा था, बरामद कर लिया गया। हवेली के बाहर जब पुलिस राजीव को ले जा रही थी तो दयाराम ने आर्यन के पास आकर धीरे से कहा, विक्रम साहब को आज न्याय मिला साहब। आर्यन ने उस धुंधली शांति कुटीर की ओर देखा जहां 30 साल की खामोशी आज टूट गई थी। एक छोटे से अदृश्य हस्ताक्षर ने और एक जासूस के दृढ़ निश्चय ने सत्य को सामने ला दिया था। हत्यारा पकड़ा गया, नीलम बरामद हुआ और विक्रम को न्याय मिला। आर्यन ने पुलिस को सभी सबूत सौंप दिए। अदृश्य हस्ताक्षर की तस्वीर, हुक, डायरी और टेप रिकॉर्डर। शिमला अभी भी शांत था, लेकिन शांति कुटीर की हवा अब हल्की लग रही थी। आर्यन ने दयाराम से विदा ली। विक्रम जी ने जो किया वो कमाल था। कला ने उन्हें मरने के बाद भी आवाज दी। दयाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कलाकार थे साहब, और कलाकार का सच कभी नहीं मरता है। आर्यन ट्रेन में वापस अपने शहर की ओर बढ़ रहा था। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने अपनी नोटबुक बंद की जिस पर अदृश्य हस्ताक्षर की पूरी कहानी लिखी थी। उसका काम पूरा हो चुका था। स्टोरी से शिक्षा, कोई भी रहस्य हमेशा के लिए नहीं छिप सकता और सच्चाई अंत में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।